हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। अभी तक हम लोग जो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन तमाम के तमाम कवर कर चुके हैं। कुछ लेक्चर्स के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की। वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली होती क्या हैं, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जिनको हम ऑब्जर्व या मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मीन्स के उनका मुशाहिदा कर सकते हैं, या उनको मेजर कर सकते हैं, मीन्स के उनकी पैमाइश कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वान्टिटीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, पोलैरिटी, कलर, ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह की तमाम प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट। सो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि पहली प्रॉपर्टी क्या है अल्केन्स की। वो कह रहा है अल्केन्स कंटेनिंग अप टू 4 carbon atoms are colorless and orderless gases। वो अल्केन्स जिसमें 4 तक कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली कलरलेस और ऑर्डरलेस, मीन्स कि ना उनका कोई कलर होता है ना उनकी कोई स्मेल होती है, और वो गैसेस होती हैं, ठीक है। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। मीथेन में 1 कार्बन होता है, इथेन में 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं और ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी प्रॉपर्टी का क्या है कि अल्केन्स फ्रॉम पेंटेन, पेंटेन का क्या फार्मूला होता है, C5H12 टू हेप्टाडिकेन। हेप्टाडिकेन का क्या फार्मूला होता है, C17H36, ठीक है। और कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड्स। अब हमने ये देखा पहले पॉइंट में कि 1 से लेकर 4 कार्बन तक अवेलेबल हैं अगर अल्केन्स में तो वो गैसेस हैं, ठीक है। 5 से लेकर 17 तक कार्बन्स वाली जो अल्केन्स हैं वो क्या होती हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। उनकी भी ना कोई कलर होता है ना कोई स्मेल होती है, और वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सही है। इसी प्रॉपर्टी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द हायर member from C18 to onwards are waxy solids which are also colorless and ऑर्डरलेस। अच्छा, अब जो नेक्स्ट मेंबर्स हैं, मीन्स के ऐसे अल्केन्स जिसमें 18 कार्बन हैं या 18 से ज़्यादा कार्बन्स हैं, तो वो क्या होते हैं, आर वैक्सी लीक सॉलिड्स, ठीक है। वो चिपचिपे वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, विच आर आल्सो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। उनका भी कोई कलर नहीं होता और कोई उनकी ऑर्डर या स्मेल नहीं होती, ठीक है। सो ये तो थी पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अल्केन्स
आर नॉन पोलर या वीकली पोलर एंड आर soluble in non-polar solvents like benzene, ether, कार्बन, टेट्राक्लोराइड। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। वो कह रहा है अल्केन्स आर नॉन पोलर, अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं या वीकली पोलर होते हैं, ठीक है, एंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब नॉन पोलर होते हैं क्योंकि तो डिजॉल्व भी सॉल्युबल भी ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होते हैं, जैसे बेंजीन में, ईथर में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस के चैप्टर में आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि पोलर सब्सटेंसेस पोलर में डिजॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। तो ये नॉन पोलर होते हैं चूँकि, सो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होंगे, जबकि दे आर insoluble in polar solvents like water। अब वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, सो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको रीकैप करवा देता हूँ। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के चैप्टर में पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस का या पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। अब आप वहाँ पे कहते थे कि सेम एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो हाईली नॉन पोलर होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन सेम एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। सो ऐसे बॉन्ड को आप नॉन पोलर बोलते हैं। जैसे देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन H2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें आप हाइड्रोजन की, सो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.1, ठीक है। सो 2 हाइड्रोजन्स के दरमियान बॉन्ड है ऐसे, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इस हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2.1 माइनस 2.1, ठीक है। सो 0 आ गया। अब क्योंकि 0 इज स्मॉलर देन 0.4, ठीक है। याद रखिएगा कि 2 एटम्स के दरमियान जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या इससे छोटा हो, देन वो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा, ठीक है। अब क्योंकि देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या अल्केन्स में, ठीक है, अगर हम अल्केन्स की बात करें स्पेशली, तो अल्केन्स क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है जस्ट, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को आप हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब अल्केन्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अब अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें किसी भी अल्केन का, तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0 है, तो इस वजह से ये क्या है? नॉन पोलर है। इसी तरह जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा उनका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है? 2.5 होती है, ठीक है। सो जब आप कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर रहे हैं
सो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2.5 माइनस 2.5, तो वो भी 0 आ जाएगी, विच इज स्मॉलर देन 0.4। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी क्या हो गया, हाईली नॉन पोलर हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की, ऐसे। ठीक है, अब देखें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया आपको 2.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। सो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2.5 माइनस 2.1। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया 0.4। ठीक है, अब देखें इसका डिफरेंस आ रहा है 0.4, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे कि ये नॉन पोलर है या वीकली पोलर है। ठीक है, पोलर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ग्रेटर हो। ठीक है, सो वो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी दूसरे से। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की काफ़ी ज़्यादा होगी दूसरे एटम के साथ। सो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है, जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सो इस वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन का पेयर दूर होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ज़रा इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, देयर physical constants like boiling points, melting points, या डेंसिटी increase with the increase in number of carbon atoms। अब अल्केन्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी जैसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं विद द इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे जैसे आप हायर मेंबर्स की तरफ जाते हैं, हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले मेंबर की तरफ जाते हैं, सो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, डेंसिटी जैसी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों इंक्रीज़ हो जाती हैं। उसका जवाब ये है क्योंकि देखें जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कंपाउंड का साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो साइज़ के बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस जो होती हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से इनके ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स या डेंसिटी वगैरह, ठीक है, ये बेसिकली क्या हो जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। जबकि अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस with the increase in molecular mass। ठीक है, जबकि अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाए, मींस के अल्केन्स का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया, तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होने की वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइटली पैक हो जाते हैं। ठीक है, सो इस वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स increases by 20 डिग्री सेल्सियस टू
30 डिग्री सेल्सियस फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 group to the molecule। अब देखें, अगर आप अल्केन्स को देखें, एक टर्म आपको याद आएगी, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका अपने से ऊपर और नीचे वाले कंपाउंड के साथ जब आप कंपैरिजन करें तो उनमें कितने का डिफरेंस होता है? CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइक अल्केन की अगर आप होमोलोगस सीरीज की बात करें तो पहला मेंबर क्या होता है? CH4, मीथेन होता है, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा मेंबर होगा वो क्या होगा? C2H6, जिसको आप क्या बोलेंगे? इथेन बोलेंगे। इसी तरह से जो तीसरा मेंबर होगा वो प्रोपेन होगा, C3H8, ठीक है। अब अगर आप इनको कंपेयर करें, अब देखें इस इथेन को अगर आप कंपेयर करें मीथेन के साथ, सो इथेन में CH2 ज़्यादा है किससे? मीथेन से। मीन्स कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन को अगर आप इथेन से कंपेयर करें तो प्रोपेन में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। सो इन दोनों के दरमियान भी CH2 यूनिट का डिफरेंस है और इन दोनों के दरमियान भी CH2 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। अब वो इस प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि इस मीथेन को अगर आप मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें इस इथेन के साथ तो इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कितना होगा? 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। मीन्स के सपोज अगर मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सो इथेन का 20 to 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा किससे? मीथेन से। इसी तरह से प्रोपेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इथेन से 20 to 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक एक CH2 यूनिट इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक हो गया। सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसी प्रॉपर्टी का पॉइंट है the boiling points of branched chain alkanes are lower than straight, या जिसको आप क्या बोलते हैं? नॉर्मल चेन अल्केन्स, ठीक है। वो कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्केन्स आर लोअर, ठीक है। ब्रांच्ड चेन अल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं किससे? नॉर्मल चेन अल्केन्स से, या जिसको आप स्ट्रेट चेन अल्केन्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल चेन अल्केन्स में ग्रेटर वान डेर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। जो सीधी सीधी चेन होती है, नॉर्मल चेन अल्केन्स होती हैं, ठीक है, जिनमें ब्रांच नहीं होती, उनमें क्या होता है? ग्रेटर वान डेर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। वान डेर वाल्स फोर्सेस क्या होती हैं? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस को आप क्या बोलते हैं? वान डेर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं। सो इस वजह से स्ट्रेट चेन या नॉर्मल चेन अल्केन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि ब्रांच्ड चेन अल्केन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक आपके पास अगर N ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है, जिसमें सीधे सीधे कार्बन्स अटैच हुए हुए हैं, वो कह रहा है हैज़ ए हायर बॉइलिंग पॉइंट which is minus 0.5 degree Celsius then isobutane। isobutane में एक क्या होती है? ब्रांच होती है। अब जैसे यहाँ पर वो बता रहा है कि जो N ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ज़्यादा है, ठीक है। जबकि आइसोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? माइनस 11.7 डिग्री सेल्सियस, जो कि कम है, ठीक हो गया। वजह मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि N ब्यूटेन क्या होगी। ये जो सीधे सीधे 4 कार्बन्स अटैच होंगे ना, ठीक है, इनके साथ आप
हाइड्रोजन्स अटैच कर देंगे अब। सो ऐसी अल्केन्स को आप क्या बोलते हैं, ये कौन सी अल्केन हो गई, एन ब्यूटेन। ठीक है, सिंपली आप नाम के साथ एन यूज़ कर लेते हैं अगर बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है। और आइसोब्यूटेन की क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी कि ये 3 कार्बन और 4th कार्बन मैंने यहाँ पर अटैच कर दी। ठीक है, अगर 4th कार्बन उठा लिया आपने, ठीक है, और इस आप 3 कार्बन को देखें तो इन 3 कार्बन में जो सेकंड लास्ट कार्बन है वो ये वाली दरमियान वाली कार्बन है। ठीक है, सो अगर कोई ब्रांच सेकंड लास्ट कार्बन पे अटैच होती है देन हम उसके नाम के साथ क्या यूज़ करते हैं, आइसो यूज़ करते हैं। सो ये क्या हो जाएगी, आइसोब्यूटेन। ठीक है जी, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का। अब हम इसकी 4th फिजिकल प्रॉपर्टी और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स ऑल्सो इंक्रीज with the increase in molecular mass, but this increase is not so regular। ठीक है, अब कह रहा था मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स भी अल्केन्स के उनके मॉलिक्यूलर मैस के इंक्रीज करने के साथ साथ क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, बट दिस इंक्रीज इज नॉट सो रेगुलर, लेकिन ये जो इजाफा है ये बाकायदगी से नहीं होता। ठीक है, वजह वही है बेसिकली कि नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज़ हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज़ हो जाएगा या साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, तब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेसिकली टाइटली पैक्ड होंगे। उनके एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं बेसिकली वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। सो इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे विद द इंक्रीज़ इन मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, सो ये तो थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।